रही हूँ, तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। मनोहर लाल खट्टर, तमाम लोग जो प्रस्तावक होंगे, समर्थक होंगे, जैसा कि हमने आपको कहा है, बताया है, 4 सेट आज ये नॉमिनेशन के होंगे, जिसमें पहला सेट जो है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक रहेंगे, प्रस्तावक भी रहेंगे, समर्थक भी रहेंगे। 4 सेट्स में आज ये नामांकन दाखिल होना है और तमाम जो मंत्री हैं वो सभी इस वक्त पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप संसद भवन से इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर ये नामांकन सीपी सुदर्शन जो है वो आज अपना करने वाले हैं। सीपी राधाकृष्णन करने वाले हैं बतौर एनडीए के उप राष्ट्रपति के उम्मीदवार। जल्दी से एक जानकारी हिमांशु, वहां से मैं आ रही हूँ सर, जल्दी से। देखिए बिल्कुल 4 कितने लोग पहुंच गए? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो पहुंच रहे हैं, और क्योंकि वो पहला सेट के जो प्रस्तावक है, पहले प्रस्तावक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके साथ जो है वो एनडीए के जो फ्लोर लीडर्स हैं संसदीय, वो उसके साथ प्रस्तावक हैं उनके साथ, और उसके साथ जो है फिर दूसरे प्रस्ताव में जो है राजनाथ सिंह जो है पहले प्रस्तावक हैं, और उनके साथ जो है बाकी केंद्रीय मंत्री प्रस्तावक है। तीसरा सेट जो है वो उसके पहले प्रस्तावक जो है वो गृह मंत्री अमित शाह हैं, और चौथे प्रस्तावक की जो सूची है उसमें जेपी नड्डा है, उनमें सांसद हैं। तो ये 4 बड़े प्रस्तावक जो है वो है, इनमें 20-20 जो है वो प्रस्तावक रह सकते हैं। एक सेट में एक ही सेट देना जरूरी होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेट आप दे सकते हैं, किसी एक सेट में कोई कमी ना रह जाए इसके लिए। और यही कारण है कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 4 बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो लोकसभा में डिप्टी लीडर भी हैं सरकार की तरफ से, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, 4 बड़े प्रस्तावक, उनके साथ साथ 19 अन्य प्रस्तावक रहेंगे, जिनमें सभी घटक दलों के सांसद भी हैं और मंत्री भी जो है उसमें है, और संसदीय दलों के नेता भी हैं। तो एक तरीके से पूरे सबको सही स्थान के साथ, प्रधानमंत्री के साथ जो है सभी वरिष्ठ मंत्री भी हैं, और उनके साथ साथ जो घटक दल हैं, उनके जो संसदीय फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो हैं राजनाथ सिंह जिस प्रस्ताव के अंदर प्रमुख प्रस्तावक है उसमें मंत्री रहेंगे, और तीसरे प्रस्ताव में गृह मंत्री अमित शाह है, तो उसमें जो एमओएस है वो है, और चौथा जो प्रस्ताव है वो जेपी नड्डा उसके मुख्य प्रस्तावक है, उसमें सांसद रहने वाले हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और अन्य घटक दलों के सांसद भी जो है वो प्रस्तावक है। ठीक है, जल्दी से रागी जी बात पूरी की। मैं कह रहा था कि ये भारतीय राष्ट्रवाद और प्रो नक्सल, अब ये दो गुटों के बीच की अब ये लड़ाई बन करके रह जाएगी। देखिए, नंदिनी सुंदरबनान भारतीय स्टेट के मामले में जो सलवा जुडूम पर जो इनका निर्णय था, उसको पढ़ने से ये बहुत साफ हो जाता है कि इनकी विचारधारा कैसी रही है। और मैं जिसका जिक्र कर रहा था, ये कांग्रेस की कृपा से सुप्रीम कोर्ट में आए थे उसी साल 1993 में, उसके बाद से कॉलेजियम सिस्टम शुरू हो गया था। आशुतोष मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, उनका हंसना है। इस बीच आपको गृहमंत्री अमित शाह दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, और आज का दिन, ये नामांकन तो होना ही है, लेकिन बहुत धमाकेदार आप मान सकते हैं कि रहेगा, क्योंकि आज वो एक बिल पेश कर रहे हैं जिसमें अगर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हो, सीएम और मंत्रियों को हटाने के लिए 30 दिन जेल का अगर सजा हो जाती है तो कुर्सी जाएगी। ये बिल आज गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पेश करने वाले हैं, और उस पर भी नजर हमारी रहेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, नामांकन दाखिल होना है। जो 4 सेट्स होंगे उसमें पहले में उनके जो प्रस्तावक होंगे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अब सभी लोग आपको देख रहे हैं वहां पर जाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उनके साथ आप सीपी राधाकृष्णन को देख रहे हैं। उनके लिए बड़ा दिन है ये। वो तमिलनाडु के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। ललन सिंह जेडीयू की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, तो चिराग पासवान है एलजेपीआर की तरफ से, जेपी नड्डा भी पीछे साथ में चल रहे हैं, और इसी के साथ साथ नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू, ये तमाम मंत्री मौजूद हैं। और ये सभी आज नामांकन, तो भारी भरकम नामांकन आज होने वाला है सीपी राधाकृष्णन का, और ये 4 सेट आज वहां पर दाखिल किए जाएंगे, जिसमें पहले प्रस्तावक उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। सभी घटक दलों के आप कह सकते हैं, टीडीपी के भी नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। ये बताता है एनडीए की तरफ से कैसे एक इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी है कि सभी एक साथ हैं, और एनडीए के वो कंसोलिडेटेड एकजुटता दिखाई जा रही है वहां पर। और उसी एकजुटता की कड़ी में ये देखिए सीपी राधाकृष्णन वहां पर बैठ रहे हैं। ये बड़ा दिन है उनके लिए, ये नामांकन, जिनमें एक तरफ ललन सिंह उनके बैठ रहे हैं, और
दूसरी तरफ मुझे लगता है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर बैठे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी वहीं पर बैठे हैं, नितिन गडकरी उनके बाद है, चिराग पासवान आपको दिखाई दे रहे हैं। हर पार्टी के मुझे लगता है कि सभी लोग वहां पर अब पहुंच चुके हैं, नामांकन की प्रक्रिया दाखिल हो गई। विनोद जी जल्दी से एक कमेंट, एकजुटता की भी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश है, हालांकि कोशिश है कि स्टालिन को भी किसी तरह से एब्सटेन कराएं या कुछ कराएं, मतलब हर किसी से, राजनाथ जी ने यहाँ से लेकर उड़ीसा सब जगह बात की है। देखिए ऐसा है कि तमिल प्राइड और तेलुगु प्राइड का मुद्दा इस बार इसलिए नहीं रहेगा कि तमाम तेलुगु राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हो चुके हैं, वीवी गिरी हो चुके हैं। एक सेकंड बस ये तस्वीरें जरा बता दे प्रधानमंत्री की, एक बार ऑडियो उठा दीजिए अगर आवाज आ रही है तो। एक हल्का फुल्का उनका मोमेंट रहा सीपी राधाकृष्णन के साथ। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बनते हुए सीपी राधाकृष्णन को देश के उपराष्ट्रपति बनाने के लिए। जी बोले। देखिए ये प्राइड वाले मुद्दे तब होते हैं जब पहली बार कोई हो रहा हो, जैसे प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्रियन पहली बार आई थी तो शिवसेना ने समर्थन किया था उनका। प्रणब मुखर्जी जब बंगाली आए तो पहली बार थे। तमिलनाडु से राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रह चुके हैं। तेलुगु आंध्र प्रदेश से नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी दोनों जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो वो जो प्राइड वाला मुद्दा है ना, वो इस बार नहीं काम करने वाला। ना एनडीए से कोई इधर जाएगा, ना इंडिया गठबंधन से कोई इधर आएगा। अब ये तो नंबर ही बताएंगे, हालांकि आप इससे पता नहीं आशुतोष जी कितने सहमत हैं, लेकिन भारत की राजनीति में बहुत बदलाव आ चुका है। अब लड़ाई विचारधारा के स्तर पर हो रही है। तो अब डीएमके तमिल प्राइड के नाम पे इनको सपोर्ट कर दे, ये उनके लिए भी ठीक नहीं होगा, तमिल की पॉलिटिक्स में भी उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो लड़ाई काफी आगे बढ़ चुकी है। दूसरी बात क्या है कि अभी अगर ऑडियो आ रहा हो तो मुझे बता के उसको ऑडियो को आप थोड़ी देर पहले जो है वो सुदर्शन रेड्डी जी के बारे में जो टिप्पणियां की जा रही थी, मुझे लगता है कि ये थोड़ी नासमझी भी इसमें इसलिए है क्योंकि आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आप नक्सलवाद को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, शायद उनको ये मालूम नहीं कि जो फैसला था वो क्या था और क्या आज उसको लागू करना चाहिए। फैसला क्या था कि क्या आप नागरिकों को आप हथियार दे सकते हैं, क्या हथियारबंद बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर आप उस संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं तो सलवा जुडम को पूरे देश में लागू कर दीजिए। और ये मैंने पीछे बोला नहीं। एक सेकंड, मैं भी आपको टोक रही हूँ, मुझे टोकने दीजिए क्योंकि तस्वीरें बतानी जरूरी है, अपने दर्शकों को बता दें। क्योंकि देखिए आज एनडीए की एकजुटता की एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें अनुप्रिया पटेल भी आपको सुनाते हैं। कुछ शब्द या नाम ऐसे पॉपुलर हो जाते थे तो हम हंसी जुबली चलेगा नाम तो लिया ही जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन जी का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ और उन्होंने बीबीए की शिक्षा ग्रहण की। साथ ही साथ तो एक हल्का फुल्का लम्हा आपने देखा और ये नामांकन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 4 सेट्स में ये नामांकन होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बनकर अपनी तरफ से प्रस्ताव कर चुके हैं, लेकिन एनडीए की जो एकजुटता दिखाने की वहां पर तस्वीर है, इस पर नजर डालनी जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, चाहे टीडीपी की तरफ से हो या फिर अनुप्रिया पटेल आपको पीछे दिखाई दे रही है, चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं, मांझी जी दिखाई दे रहे हैं, आपको वहां पर ललन सिंह दिखाई दे रहे हैं, और उधर बीजेपी का पूरा काफिला है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है, नितिन गडकरी है, सभी मौजूद है। प्रफुल्ल पटेल आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, उस तरफ सामने में बैठे हुए हैं। तो एकजुटता की भी एक तस्वीर यहां पर दिखाने की कोशिश है। और हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति की दावेदारी में, उम्मीदवारी में। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 4 सेटों में जो पहला सेट है उसके वो पहले प्रस्तावक हैं, उनके साथ 19 अन्य प्रस्तावक हैं जिनमें कुछ केंद्रीय मंत्री हैं जो एनडीए के घटक दलों के नेता हैं और उसके साथ साथ जो है एनडीए के जो संसदीय दल के नेता हैं वो उस जो प्रस्तावना है उसमें प्रस्तावक है। उसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया राजनाथ सिंह दूसरे प्रस्ताव के प्रमुख प्रस्तावक हैं, उनके साथ साथ जो है वरिष्ठ मंत्री रहेंगे और उसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह है, जिसमें तमाम इंडिपेंडेंट और एमओएस यानी केंद्रीय राज्य मंत्री जो प्रस्तावक होंगे उनमें और कुछ सांसद प्रस्तावक होंगे। चौथा प्रस्ताव क्योंकि जेपी नड्डा उसके
प्रमुख प्रस्तावक है उसमें एनडीए के सभी जो है सांसदों को इंक्लूड किया गया। हर प्रस्ताव में जो है 20 प्रस्तावक होंगे और उसके बाद जो है अनुमोदन करने वाले जो हैं वो 20 अन्य सांसद होंगे। तो ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश है कि एनडीए एकजुट दिखे और इसमें एनडीए एकजुट भी दिख रहा है और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इंडिया ब्लॉक के अंदर जो सेंध लगाने की कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें वो शायद इस बार कामयाब नहीं हो पाई है। जो 2022 के अंदर जगदीप धनखड़ जब उम्मीदवार थे तब ममता बनर्जी ने जो एब्सटेन किया था, मार्गरेट अल्वा जब उम्मीदवार थी, उसमें जो है अपोजिशन को एक झटका लगा था। लेकिन अब देखना यह है कि वाईएसआरसीपी का तो उनको सपोर्ट मिल गया है क्योंकि वाईएसआरसीपी के 4 लोकसभा में सांसद हैं और 8 सांसद जो हैं वो राज्यसभा में है, तो 12 सांसद का सपोर्ट मिल गया है। बीजेडी जो अमूमन हर बिल पर संसद के अंदर उनको सपोर्ट देती है, वो इस बार सपोर्ट देगी या नहीं देगी, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था, जब संसद के अंदर डिवीजन हुआ था राज्यसभा के अंदर जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, तब बीजेडी ने पहले विप जारी करने की बात कही थी, लेकिन अंत आते आते ये कहा। बिल्कुल हम दिखा रहे हैं तमाम जो एनडीए के साथी हैं, तो उसमें प्रफुल्ल पटेल भी दिखाई दे रहे हैं, संजय झा उधर जेडीयू प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं, रामदास आठवले दिखाई दे रहे हैं। पहले जानकारी आई थी कि जो एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंचेंगे। जो एलाइज उनके हैं, जो सहयोगी हैं उनके, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के भी आने की बात थी। इस बारे में कुछ है क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये बात आई थी कि सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, लेकिन अंत में ये तय किया गया क्योंकि उपराष्ट्रपति के अंदर जो वोट करने का अधिकार होता है वो लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को होता है। इसीलिए जो प्रस्तावक है वही लोग हैं, संसदीय दल के नेता है। बीच में हंसी मजाक चल रहा है, हिमांशु सुना देते हैं एक बार। सुनिए क्या चल रहा है। मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो सीपी राधाकृष्णन, एक फ्रेम में ये 2 तस्वीरें उपराष्ट्रपति के तौर पर अगर नंबर्स और आंकड़े के नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि आसानी होगी जीतने के लिए सीपी राधाकृष्णन को, जो कि एनडीए के उम्मीदवार बन रहे हैं। और संख्या बल के साथ आज एनडीए अपना भारी भरकम एकजुटता के साथ यहां पर मौजूद है, जिसमें अभी आप बीजेपी के दिग्गजों को देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके बाद से जेपी नड्डा मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, नितिन गडकरी जी मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद एनडीए के साथियों को दूसरी तरफ देखिए तो ललन सिंह आपको दिखाई देते हैं, जीतन राम मांझी दिखाई दे रहे हैं और टीडीपी तमाम जो पार्टियां हैं उनके अनुप्रिया पटेल भी पीछे की कतार में दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ मनोहर लाल खट्टर, किरण रिजिजू, मेघवाल जी, ये सभी लोग इधर बैठे हुए हैं। सामने वाली अगर आप देखिए एंड में इस टेबल के, तो प्रफुल्ल पटेल वहां पर बैठे हुए हैं, संजय झा बैठे हुए हैं, रामदास आठवले बैठे हुए हैं। तो एनडीए की एकजुटता की भी यहाँ पर तस्वीर दिखाने की कोशिश है, क्योंकि एनडीए के साथी अपने आप में अगर एकजुट रहते हैं तो आराम से उपराष्ट्रपति पद मिल सकता है सीपी राधाकृष्णन को। हालांकि आपको बता दें इसके बाद बी सुदर्शन रेड्डी भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। लेकिन संख्या बल में अगर आप देखिए तो सीधे सीधे पलड़ा भारी फिलहाल दिखता है सीपी राधाकृष्णन का। जल्दी से अजय आलोक जी आप हाथ उठा रहे, छोटा सा कमेंट जल्दी से सर। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो पानी पी के कोस रहे थे जगदीप धनखड़ जी को कुछ दिन पहले तक। मानसिक स्वस्थता और शारीरिक स्वस्थता दोनों बहुत जरूरी है किसी पद पे रहने के लिए। आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है ना, तभी तय कर पाता है कि वो शारीरिक स्वस्थ है कि नहीं। और इसी के चक्कर में जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दिया। उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। खैर, उनकी इच्छा है। आज की तारीख में मैं कहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी हमारी सरकार थी, नरेंद्र मोदी के समय भी हमारी सरकार है। दोनों सरकार में अंतर जानती क्या है? स्पष्ट विचारधारा का। एक कोलिशन सरकार, एक मजबूत सरकार में अंतर आज की तारीख में भारत देख रहा है। आज राष्ट्रवाद वर्सेस नक्सलवाद, इसी की लड़ाई हो रही है। राष्ट्रीय पटल पे यह लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी को अपनी दोगलेपंथी को साबित करने का आज मौका था है। अप्रूव हो गया है। साबित क्या करेंगे कि जो नक्सलवादी के समर्थन में खड़े रहते हैं, आशुतोष जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए उन्होंने ये निर्णय दिया, तो उस पर सवाल नहीं उठनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए जब राम मंदिर पर निर्णय आता है तो आशुतोष जी आप ही के यहां पे बैठ के, स्टूडियो में बैठ के तमाम प्रश्न उठा देते हैं। राम मंदिर जिस पे करोड़ों की आस्था है, उस पे प्रश्न उठा सकते हैं। सलवा जुडुम एक कोई नागरिकों के हाथ में हथियार देने की बात नहीं थी।
ऐसे ग्रामीणों के हाथ में हथियार देने की बात थी जिसको नक्सल आके मारते थे, उनकी बेटियों के साथ रेप करते थे, और उसकी वकालत कर रहे हैं यहां बैठ के। राष्ट्रवाद वर्सेस नक्सलवाद, यही चुनाव है। जिसको साथ में रहना है रहे, नहीं रहना नहीं रहे। और दूसरी बात, बिहारी और तेलुगुओं का अपमान करना बंद कर दे कांग्रेस पार्टी। मीरा कुमार को बलि का बकरा बनाया 2017 में रामनाथ कोविंद के खिलाफ खड़ा करके, जानते बूझते कि हारेंगे, और आज यही एक तेलुगु के साथ कर रहे हैं। जानते बूझते कि हारेंगे, उनको बलि का बकरा बना और उसके बाद ला रहे हैं इसको तेलुगु प्राइड से। कोई तेलुगु प्राइड नहीं है कि अजय आलोक जी को तो कांग्रेस की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि सलवार जूडा बनाने वाले महेंद्र कर्मा थे, वो लीडर थे, जिनकी बात एक से वो दस्तखत कर रहे हैं इस वक्त। और ये भी एक ऐतिहासिक लम्हा है जो हमारा आप टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन, गुरुदेव कांग्रेस पार्टी महेंद्र कर्मा का विरोध करती थी। सीपी जानकारी रखनी चाहिए। अगले उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर एनडीए की तरफ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक बने, उसके बाद वो हस्ताक्षर कर रहे हैं इन 3 तस्वीरों में। ये ऐतिहासिक दिन आपके सामने है जब दक्षिण से 2 उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और डी सुदर्शन रेड्डी आमने सामने होंगे, लेकिन सीपी राधाकृष्णन के पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और उसके बाद उस पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां से उनको ये पहला सेट के प्रस्तावक बनने के बाद उन्होंने सौंप दी है। प्रधानमंत्री उनको बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बधाई दे रहे हैं और इसी के साथ एक संदेश शुभकामनाओं वाला जो आप देख रहे हैं। अब ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये एकजुटता एनडीए की दिखाई दे रही है। अजय जी, आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? एकजुटता दिख रही है, एक साथ मिले हुए हैं। और अगर टीडीपी भी वहां पर, बावजूद इसके कि आप आंध्रा से वाईएसआरसीपी, वो खुलकर कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे एनडीए का, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव की बात है, अभी तो है 2 दिन 3 दिन में चीजें बदलेंगी मुझे लगता है। और तेलंगाना से भी और आंध्रा से भी लोग जो है हमारे कैंडिडेट के साथ जरूर खड़ा होने का प्रयास करेंगे। जहां तक बात वैचारिक आधार की बात है, सच है कि 17 सितंबर के बाद की परिस्थितियों को प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं और एक बड़े व्यापक स्तर पर तुष्टीकरण आरएसएस का करने का प्रयास है ताकि उनकी अपनी सत्ता बची रहे और कोई प्रयास नहीं है। ये आरएसएस वैचारिक आधार कुछ नहीं है। मैं लौटूंगी, एक बार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ललन सिंह, रामदास आठवले, प्रफुल्ल पटेल, सभी आपको नेता दिखाई दे रहे हैं। संजय झा निकले हैं। ये सभी नेता जेडीयू, चाहे टीडीपी, चाहे ये जीतन राम मांझी आपको मेघवाल जी के साथ दिख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी हैं। तो एक एकजुटता की तस्वीर दिखाने की कोशिश है एनडीए की तरफ से। आज उपराष्ट्रपति के नामांकन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पहले प्रस्तावक बने हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, किरेन रिजिजू, प्रफुल्ल पटेल, चिराग पासवान, रामदास आठवले, संजय झा, सभी नेता वहां पर गुजरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये पूरी प्रक्रिया है, टीडीपी की भी तरफ से तमाम नेता मौजूद हैं और ये देखिए अनुप्रिया पटेल को भी आप जाते हुए देख रहे हैं। तो एक कोशिश है कि आज उपराष्ट्रपति के लिए जब नामांकन दाखिल किया जा रहा है साल 2025 में, तो एनडीए की एकजुटता की एक तस्वीर वहां पर रखी जाए और उसी कड़ी में आप ये देख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के भी आने की बात थी, लेकिन फिर शायद जैसा हिमांशु बता रहे हैं कि वो प्लान चेंज कर दिया गया। विनोद जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि संख्या बल में भी और इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखिए आज ये तमाम प्रस्तावक आए हैं, पीएम उनके प्रस्तावक बने हैं, ये एक ऐतिहासिक दिन है उपराष्ट्रपति के चयन में। देखिए, संख्या बल भी एनडीए के साथ है और एकजुटता भी है और मुझे नहीं लगता कि कोई हेरफेर होने वाला है। एनडीए को अपना कैंडिडेट जिताने में, राधाकृष्णन जी को जिताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कार्ड उन्होंने तमिल खेला, इन्होंने तेलुगु खेला। और रही बात, देखिए कि आम सहमति से कब हुआ चुनाव? जब बीजेपी की 2 सीटें थी लोकसभा में, तब भी उन्होंने जीजी सोरेल को लड़ाया था, है ना? तो ये हमेशा जो है, यशवंत सिंह भी लड़े थे और यशवंत सिन्हा भी लड़े, हंसराज खन्ना भी लड़े। तो देखिए, तो ये कहा जाता है कि एक सहमति बन जाए, लेकिन सहमति बनती नहीं है। सिंबॉलिक फाइट होती रही है अपोजिशन तरफ से और इस बार भी होगी। अजय आलोक जी, सिंबॉलिक फाइट तो होती रही है और ठीक कह रहे हैं, 2 सीट थी तब भी लड़ी बीजेपी। तो ऐसे में क्या मुश्किल है? मतलब एक विचारधारा की अगर लड़ाई हो, लेकिन ऐसा नहीं कि एक आप प्रो नक्सल लोग को आप लोकतंत्र में सिंबॉलिक फाइट बिल्कुल जरूरी है, मैं मानता हूं। हाँ, बोलिए। लोकतंत्र में सिंबॉलिक फाइट बिल्कुल होनी चाहिए। मैं लोकतंत्र में सिंबॉलिक फाइट को बिल्कुल स्वस्थ मानता हूं। परंपरा के आधार पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लड़ना चाहिए, आप अपनी विचारधारा। लेकिन ये कौन सी विचारधारा है भाई?
आप नक्सलवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। एंडरसन के सपोर्ट में जो उतरा हुआ व्यक्ति 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का सबसे मेन अक्यूज था, उसको भगाने में केस नहीं रीओपन करने की पैरवी आप कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना, आप कौन सी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं? क्या यह राष्ट्र का विचारधारा का नेतृत्व है? यह ऐसी कौन सी विचारधारा है जो भारत के विचार को ही खारिज करती है? सवाल बस इतना है। आप सपोर्ट कीजिए ना भारतीय जनता पार्टी की। अभी भी ऐतिहासिक लम्हा है सर, मुझे लगता है कि संख्या बल में तो सीपी राधाकृष्णन ही उपराष्ट्रपति बन रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखकर आपके मन में क्या आ रहा है? अंक गणित में बेशक अभी परिस्थितियां ऐसी है कि हो सकता है अंक गणित उनके फेवर में है, हाँ। लेकिन वैचारिक नैतिक जो राजनीति का जो आदर्श है वो उनके साथ खड़ा नहीं है। जिस तरह से उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, और वो न्यायाधीश जो अब इनको दर्द क्यों हो रहा है जानते हैं, उन्होंने कई बड़े बड़े इनके मित्र पूंजीपतियों के विरुद्ध भी बहुत सारे फैसले दिए हैं जो कि जेन्युइन है, देश के हित में उन्होंने फैसले दिए। हम तो उस पर कभी नहीं जाते। कांग्रेस के विरुद्ध, वो कांग्रेस के विरुद्ध भी, कांग्रेस के विरुद्ध भी उन्होंने कई, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध भी कई फैसले दिए। बावजूद हमने कहा जो समाजवादी और समतावादी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले, देश के प्रजातांत्रिक मूल्य की स्थापना करने वाले और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करने वाला व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद पर बैठ करके उसकी मर्यादा को समझे। अब एक मैनेजमेंट वाले को दे दिया इन्होंने। मैनेजमेंट बनाम जो है न्यायप्रियता की बात है, देखते हैं कि कौन क्या होता है, कैसे मैनेजमेंट बनाम न्यायप्रियता की बात करें। आप एक कमेंट जल्दी से करिए, फिर बी सुदर्शन रेड्डी जो है उनको मनोहर पर्रिकर ने गोवा का लोकायुक्त बनाया था, तब कांग्रेस ने उनकी आलोचना की थी। आज उनको नक्सलवादी बता रही बीजेपी। जवाब दीजिए अजय आलोक जी, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। और साथ ही वो कह रहे हैं कि संघ को खुश करने के लिए ये किया जा रहा है। प्रोटेस्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने, उस समय भी प्रोटेस्ट किया रहा हूँ। आज आप प्रोटेस्ट कर रही बात, सबसे पहली बात, हम तो उनके वैचारिक अधिष्ठान को लेकर नक्सलवादी जो कह रहे हैं कि आरएसएस का, एक मिनट विनोद जी जल्दी जल्दी मैं एक बात कह दूं, जो लोग कह रहे हैं कि आरएसएस का तुष्टीकरण हो रहा है, आरएसएस का तुष्टीकरण हो रहा है, तो आरएसएस का तुष्टीकरण का जरूरत नहीं है। आज संघ के विचारधारा के लोग इस देश के राष्ट्रपति हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इस देश के रक्षा मंत्री हैं, इस देश के उपराष्ट्रपति भी संघ की विचारधारा ही हो रही है। देश की विचारधारा मतलब संघ की विचारधारा। एक लाइन की बात समझ लीजिए, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो आंखों के ऊपर पट्टी डाल के सो जाइए, आपका कुछ नहीं हो सकता है। देश की विचारधारा मतलब संघ की विचारधारा। समझना है समझिए, नहीं समझना मत समझिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको आशुतोष जी? नहीं, हमें तो नहीं समझ, हमें तो ये समझ में आ रहा है कि पट्टी डाल के सो जाइए। फिर दिक्कत क्या है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आलोक जी ने शायद अपना इतिहास नहीं पढ़ा। वो कहीं इनडायरेक्टली मनोहर पर्रिकर को तो नक्सलवादी नहीं बता रहे, क्योंकि मनोहर पर्रिकर ही उनको लेके गए थे गोवा एज लोकायुक्त बनाया था। अब इतनी भी अगर इतिहास की समझ, हमारे ख्याल से उनकी समझ तो बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे आदमी है। पहला लोकपाल दूसरी बात मनोहर पर्रिकर ने 2013 में, और कांग्रेस ने अपोज किया, नहीं और उसके बाद हटा भी दिया मनोहर पर्रिकर ने, ये भी याद करिए आगे जाके। नहीं, बट बनाया तो नक्सलवादी है ना कि आप मनोहर पर्रिकर के बारे में क्या बोलेंगे जिन्होंने उनको लोकायुक्त बनाया था? इतिहास को उठाते हैं आप, मैं तो टिप्पणी कर रहा हूं। से इतिहास मैं तो आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो टिप्पणी कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई है, आप भाग सकते हैं क्या? एंडरसन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। एंडरसन हमारे में हमारे कांग्रेस के सिस्टम से वो बने थे, तो कम से कम एक तो उसमें मर्यादा थी कि पार्टी का स्पोक्सपर्सन एक मर्यादा के बारे में बोलने में गांधी परिवार मारेगा क्या? भेजा जा रहा है। आप सोचिए कि जुडिशरी का कितना हनन हो रहा है कि पार्टी का स्पोक्सपर्सन उसको हाई कोर्ट का जज बनाया जेम्स एंडरसन के बारे में बोलने में मुंह में दही क्यों जम रही है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, कम से कम पार्टी का स्पोक्सपर्सन तो तब नहीं बनता था। आशुतोष, ये आप भूल गए हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कांग्रेस रिजीम से त्रस्त होने के कारण ही आया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जजेस को अपने इकोसिस्टम से ला करके उन्हीं लोगों को बिठाती थी। स्पोक्सपर्सन तो नहीं बन रहा था ना? नहीं, स्पोक्सपर्सन बन रहा है। मैं कह रहा हूं उसकी सजा आज देश भुगत रहा है। कांग्रेस जब कपिल सिब्बल लॉ मिनिस्टर थे तब कांग्रेस का इकोसिस्टम काम नहीं कर रहा था। जजेस कौन बनाए गए थे? आप उनकी जरा फैमिली ट्री देख लीजिएगा, उनकी फैमिली ट्री देख लीजिएगा, तब आपको 90% मिलेंगे कि कांग्रेसी, उनका बैकग्राउंड कांग्रेसी था। कपिल सिब्बल टाइम तो कॉलेजियम था। अरे भाई, मैं उस स्थिति में भी मैं कह रहा हूँ, तो इससे आज ही के चीफ जस्टिस का क्या बैकग्राउंड है?
उनके पिताजी तो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, बिहार के राज्यपाल रहे, देखिए, महाराष्ट्र के राम अंदर जो है मंदिर पर वो कांग्रेस पार्टी से राम जुड़े हुए मंदिर पर रहे। फैसला देने वाला रंजन गोगोई के पिताजी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर नहीं थे। नहीं, लेकिन तो फिर रंजन गोगोई की पहले 6 महीने वाली जरा घटना भी याद कीजिए नहीं, कि फैसला रंजन दिया ना, गोगोई किस तरीके से काम तो इतना कर रहे थे। इम्पार्शियल थे कि नहीं थे? रंजन गोगोई किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे थे बताने की जरूरत है क्या? उन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया। ठीक है, उपराष्ट्रपति पर वापस लौटे, उपराष्ट्रपति पर वापस लौटे। अगर आप सबका ज्ञान अपना अपना स्तर पर निकल चुका हो, वापस आते हैं, क्योंकि ये बड़ा फैसला है। उपाध्याय जी भी सोच रहे थे। असल में दिक्कत क्या होती है कि चर्चा अपने अपने तरीके से इतिहास के पन्नों को पलटकर सामने रखने की कोशिश होती है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं मानती हूं कि इतिहास के पन्नों से ही, अपने इतिहास को समझकर ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि अजय आलोक जी के पास जाऊं, हिमांशु जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि अब इसको सीधा सीधा राष्ट्रवाद वर्सेस नक्सलवाद बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। तथ्य ये भी कहते हैं मनोहर पर्रिकर ने लोकायुक्त बनाकर सुदर्शन रेड्डी को वहां वो ले गए थे, लेकिन फिर जो स्थितियां अलग अलग फैसलों की है वो भी एक सच्चाई है। कुल मिलाकर पलड़ा भारी है और एक ऐतिहासिक लम्हे के हम सब गवाह बने हैं, जब एक बार फिर से दक्षिण से वेंकैया नायडू के बाद शायद सीपी राधाकृष्णन को हम उपराष्ट्रपति के तौर पर देखें, क्योंकि नंबर उनकी तरफ भारी दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में नंबर है। एनडीए के पास जो है 298 लोकसभा में सांसद है और 132 सांसदों का जो समर्थन है एनडीए को वो राज्यसभा में है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो एनडीए के पक्ष में जो है वो है, और अगला ये मानकर चल सकते हैं कि महज औपचारिकता ही है, क्योंकि वोट होगा, क्योंकि सांकेतिक तौर पर ही सही अपोजिशन ने अपना उम्मीदवार जो है वो उतारा है। लेकिन अंजना, एक चीज को ध्यान देना चाहिए अजय आलोक को भी। अजय आलोक क्योंकि पहले जेडीयू में थे, 2012 में जब प्रणब मुखर्जी उम्मीदवार बने थे तो एनडीए ने पीएस सांगमा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नेता को तोड़कर उम्मीदवार बनाया था एनडीए का। तब एपीजे अब्दुल कलाम को उम्मीदवार बनाना चाहते थे लेकिन वो नहीं बने थे। पीएस सांगमा को बनाया और प्रणब मुखर्जी के खिलाफ जो है उनको उम्मीदवार बनाया था। तब जेडीयू ने समर्थन दिया था प्रणब मुखर्जी को और शिवसेना ने भी दिया था। तो ऐसा होता रहा है कि हर गठबंधन अपनी अपनी राजनीतिक फायदे और नफे नुकसान को ध्यान में रखते हुए, और यही नहीं, इन-डेप्थ रिसर्च भी होता है आजकल। जैसे उम्मीदवार का नाम सामने आया उसके बाद सब लग जाते हैं, उसका पोस्ट निकालो, ट्वीट निकालो, पुराना आगे पीछे क्या लिखा, कब क्या बोला, क्या फैसले लिए, और उसके आधार पर एक एक कैरेक्टर बनाकर व्यक्ति का सामने रख दिया जाता है। लेकिन आज फैसला अगर नामांकन के तौर पर उनका हो चुका है, फैसला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा वोट से ही होगा। लेकिन जो सुदर्शन रेड्डी साहब हैं, जो कि उम्मीदवार बन रहे हैं, बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष की तरफ से, उनसे हमारी सहयोगी ने बात की है, आइए आपको सुना देते हैं। चुनाव के लिए मंच सज चुका है। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक या विपक्ष के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी आज पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के सांसदों से मिलेंगे। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ जस्टिस रेड्डी हैं। सर, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने आपको बतौर उम्मीदवार फील्ड किया है, आप इस उम्मीदवारी को किस तरह से देख रहे हैं खुद के लिए? Sir, I'm extremely happy that India Gathbandhan thought it fit to select me as their candidate. This is nothing new for me because the office of the Uprashtrapati is a high constitutional office. And I'm sure you are aware, the oath that is to be administered to the Vice President of India is to defend and protect the Constitution. Hitherto, I was only upholding the Constitution as a judge and as a lawyer. If opportunity comes, I have to defend and protect the Constitution. And I'm sure कि एक काम मैं कर सकता हूं। तो टोन उन्होंने सेट कर दिया है, कह रहे हैं अगर मौका मिला तो देश के संविधान को बचाना है। ये आप सुन रहे थे बी सुदर्शन रेड्डी को, जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से एनडीए के उम्मीदवार
वो बता रहे राधाकृष्णन जी के खिलाफ उनको चुनावी मैदान में, मतलब एक तरह से उपराष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतारा गया है।